अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक और खुशबाश होंगे और आप अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। हम आपके दिन को खुशगवार बनाने के लिए नया सिलसिलेवार नॉवेल ले आए हैं, तुमसे क्या कहें जाना की एपिसोड 8, जिसको आपके लिए तहरीर किया है अना इलियास ने। तो फिर चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और प्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये एपिसोड कैसी लगी है, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ। आज अबिया नहीं आई पॉलर। वो कुछ देर पहले ही अपनी छोटी दुनिया को सुलाकर सास के पास छोड़कर फैशल करवाने पॉलर आई थी। ये एक मशहूर पॉलर था, उसके घर से भी करीब था। शादी के बाद से वो यहीं से सब सर्विसेज लेती थी। नहीं बेटे, आजकल पेपर्स हो रहे हैं उसके फाइनल के, तो बस कभी मूड हो तो आ जाती हैं। मैडम ने भी उसे छूट दी हुई है। रुखसाना ने मुस्कुराते हुए अबिया की गैर मौजूदगी के बारे में बताया। बहुत सी कस्टमर्स मिंसा के अलावा भी ऐसी थीं जिन्हें अबिया के काम से तसल्ली होती थी। वो जब भी आती अबिया से ही अपनी सर्विसेज करवाती थीं। वो दोनों अभी बातें कर रही थीं कि वो तेज़ी से पॉलर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। माशाल्लाह, बड़ी लंबी उम्र है। मिंसा तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। रुखसाना ने उससे देखते मिंसा की जानिब उसकी तवज्जो दिलाई और खुद शीशे के सामने बैठी लड़की के बाल काटने लग गई। अरे कैसी हैं आप, बहुत दिनों बाद आई। अबिया की मिलनसारी वहाँ सभी को बहुत पसंद थी। बिल्कुल ठीक, तुम बताओ कैसे चल रहे हैं एग्ज़ाम्स? मिंसा भी एक कुर्सी पर बैठती बोली। बस दुआ करें। खैर, आप बताएं क्या करवाना है आज? अबिया ने फ़ौरन पेशेवराना अंदाज अपनाया। फेशियल और वैक्सिंग कर दो। उसकी बात सुनते ही अबिया ने एक शर्ट उसकी जानिब बढ़ाई। आप चेंज कर लें, मैं इतनी देर में चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। मिंसा उसके हाथ से शर्ट लेकर वॉशरूम की जानिब बढ़ी। हाँ जी, तो इतनी लंबी गैर हाजिरी की वजह? जैसे ही वो सीट पर आकर बैठी, अबिया सारी चीज़ें एक ट्रॉली में रखे उसकी कुर्सी के करीब ले आई। अब वो बारी बारी मुख्तलिफ क्रीम से उसका मसाज कर रही थी, साथ बातें भी चल रही थीं। बस यार, बेटी अभी बहुत छोटी है, मेरे बगैर नहीं रहती। आज बड़ी मुश्किल से सास के पास छोड़कर आई हूँ, हालत बुरी हो गई थी मेरी। वो अपने दुखड़े अबिया को सुनाने लगी, जो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए सुन रही थी। मिंसा वैसे तो सिर्फ सर्विसेज लेने नहीं आई थी, मकसद कुछ और भी था। पेपर्स के बाद क्या करने का इरादा है? अब वो असल मौजू की जानिब आ रही थी। बस अब फुल टाइम पॉलर को दूंगी। तेज़ी से हाथ चलाते हुए वो जवाब भी दे रही थी। शादी वादी का कोई इरादा नहीं? अब की बार उसने कुछ खुलकर पूछा। अबिया के चेहरे पर नाफहम सा तासुर उभरा। नहीं, अभी नहीं। उसके चेहरे पर मौजूद संजीदगी देखकर वो चौंकी। तुम इंगेज हो? उसने एक और सवाल पूछा, मगर इस बार ज़रा सा झिझक कर। उसके सवाल पर अबिया ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, अभी बस अपना कैरियर बनाना है, शादी वादी का कोई सीन नहीं। खुद पर काबू पाते वो हल्के फुल्के अंदाज में बोली। मिंसा किसी कदर मुतमईन हुई। घर आते ही उसने पहला काम माँ को फ़ोन करने का किया। मैंने आयतून के लिए एक लड़की देखी है, बल्कि समझे फ़ाइनल कर दी है। आप कल आ जाएं, हम उनकी तरफ रिश्ता लेकर जाएंगे। वो ये सब बताते इतनी एक्साइटेड हो रही थी। बस यहीं चल रहा था, कल ही निकाह करके अबिया को रुखसत करवा लाती। अरे ज़रा दम तो लो, तुम तो मेरे हाथ पाँव भी फुलाए दे रही हो। मरियम उसके अंदाज पर हकीकत में घबरा गई थी। उफ़ अम्मी, बस अब मैं कोई इनकार नहीं सुनूंगी। मुझे उम्मीद है आपको भी ये लड़की बहुत पसंद आएगी। सूरत से लेकर सीरत सब बेहतरीन है, और मज़े की बात, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है जहाँ से आयदोन ने पढ़ा है। अच्छे मिजाज की लड़की है, धीमे अंदाज वाली, आयदोन के साथ बहुत जचेगी। वो मज़ीद बयान करते गोया उन्हें उस लड़की को देखने से पहले ही कायल करना चाहती थी। मैं चाह रही थी कि आज जब ज़ेबीन आए तो तुम उससे शमाइल के लिए बात करके देखना। जिस वक्त वो तैयार होकर एकेडमी के लिए निकल रहा था, उस वक्त सफ़िया उसका बैग लेकर रोज़ की तरह उसे पोर्टिको तक छोड़ने उसके पीछे आईं। उनकी बात पर वो अगला कदम न उठा सका। उसकी नज़रों में शदीद उलझन थी। मैं किस खुशी में उससे किसी के लिए बात करूं? उसका सवाल बेहद मुनासिब था। भाई तुम्हारा दोस्त तुम्हारी दोस्त है, थोड़ा अंदाज़ा लगाओ कि क्या वो शादी के लिए मान जाएगी? तभी मैं तुम्हारी खाला के साथ रिश्ता लेकर जाऊंगी।
ورنہ انکار کی صورت میں تمہاری خالہ سے بری بنوں گی میں۔ ان کی بات بھی قدرے مناسب تھی۔ اچھا، خود کو بچانے کے چکر میں مجھے برا بنا دیں؟ وہ خفیف سے انداز میں سر ہلاتا بھویں اچکا کر بولا۔ ویسے کبھی گھر پر انوائٹ کرو نا اسے، کبھی ایک جہاں آباد رہتا تھا تمہارے دوستوں سے۔ وہ انجانے میں اس کے دل کا وہ زخم چھیڑ گئی جس پر بڑی مشکل سے کھرنڈایا تھا۔ وہ پھر سے ادھڑ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر لہراتے سائے دیکھ کر یکدم صفیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرا مطلب تھا بیٹے، اس سے پہلے کہ وہ بات کو بدلنے کی کوشش کرتی وہ فوراً آگے بڑھا۔ میں رات میں لیٹ آؤں گا، آپ کھانے پر انتظار مت کیجیے گا۔ ان کی جانب دیکھے بنا وہ بولتا ہوا گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے ڈرائیور کو اس کا بیگ تھمایا اور تکلیف سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ وہ ان کی جانب دیکھنے کی بجائے موبائل نکال کر اس میں گم ہو چکا تھا، حالانکہ جانتا تھا کہ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی ہیں، مگر اس وقت اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ خود کو نارمل ظاہر کرتا۔ ڈرائیور اپنی سیٹ سنبھالتے تیزی سے ریورس کرتے گاڑی پورٹیکو سے باہر لے جا چکا تھا۔ اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہونے تک وہ وہیں کھڑی نہیں۔ اللہ تمہیں بھی خوش نہ رکھے کبھی، دل ہی دل میں نہ جانے وہ کس سے مخاطب ہوئیں۔ دل تو کرتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں یہیں رکھ لوں، رباب محبت سے اسے ساتھ لگائے بولی۔ جب سے وہ آئی تھی اس کے سبھی کام وہ اتنی مہارت سے کر رہی تھی کہ رباب کو بار بار اس پر پیار آ رہا تھا۔ اس کے سبھی ڈریسز پریس کروا کر اس کے سوٹ کیسز میں وہ رکھ چکی تھی۔ اب بیٹھی اس کی جیولری اور میک اپ کی ایک ایک چیز کو اچھے سے پیک کر رہی تھی۔ خود تو جا رہی ہیں، میں کیسے یہاں ہمیشہ کے لیے رہوں گی؟ جیولری باکس میں احتیاط سے اس کی جیولری رکھتے وہ بھول بن سے بولی۔ میرے پاس ایک طریقہ ہے، ڈونٹ وری، وقت آنے پر بتاؤں گی۔ وہ شرارت سے اسے پیچھے سے بازوں میں بھرتے محبت سے بولی۔ اس سے پہلے کہ کرت کوئی جواب دیتی دروازے پر دستک کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ چلیں یار، آپ کا مہندی اور بارات کا ڈریس بھی لانا ہے، سمیٹیں یہ سب۔ ابھی تک ان دونوں کا سامنا نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی وہ جلدی میں لگ رہا تھا۔ محض ایک نظر کرت کو دیکھا۔ چلو یہ ابھی تم کبرڈ میں رکھ دو، آ کر اس کا کام کرتے ہیں۔ رباب کے کہنے پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسی لمحے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھے مصروف سے انداز میں کھڑے فاہم نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ آپ دونوں جائیں، میں یہ کام کروا دوں گی، پھر ایونٹ آرگنائزر سے بھی آنا ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارے پیچھے سے وہ آ جائیں۔ میں آپ لوگوں کے آنے تک انہیں انگیج رکھوں گی۔ وہ اس وقت جانا نہیں چاہتی تھی، نہ جانے کیوں فاہم سے عجیب سی جھجک یکدم ہی محسوس ہونے لگی تھی۔ اتنا اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں، میں انہیں 1 گھنٹے بعد آنے کا کہہ چکا ہوں، جلدی کرو، میں ویٹ کر رہا ہوں باہر۔ اس کی باتوں پر ٹکا سا جواب دیتا وہ حل بھی بتا چکا تھا۔ آخری بات رباب کی جانب کہتا وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ چلو بھی، نہیں تو خفا ہو جائے گا یہ، رباب جلدی سے چیزیں اٹھا کر کبرڈ میں رکھتے ہوئے بولی۔ کیا ہے یار، میں کوئی بچی ہوں جو ہر جگہ آپ دونوں کے ساتھ جاؤں؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ رباب اسے ہاتھ پکڑ کر باہر لائی، ساتھ ساتھ اس کے چڑھنے پر مسکرا بھی رہی تھی۔ میرے لیے تو چھوٹا سا جوزا ہی ہو، اس کی تھوڑی کو دائیں ہاتھ سے تھامتے وہ محبت بھرے انداز میں بولی۔ وہ اسی موڈ کے ساتھ جا کر گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئی۔ جس وقت وہ گھر واپس آئے، ایونٹ آرگنائزر کے ساتھ فاہم اور رباب کے ماموں اور ممانی بھی آئے بیٹھے تھے۔ فرحان صاحب نے تو محبت سے کرت کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ انیلا کو بہت اچھے سے جانتے تھے، جس طرح انہوں نے ان دونوں بچوں کو محبت دی تھی وہ ان کی احسان مند تھی۔ مگر سمینہ نے بڑے ناگوار انداز میں کرت کو دیکھا، اس کے سلام کا بھی لٹھ مار انداز میں ہی جواب دیا۔ فاہم انہیں سلام کر کے ڈرائنگ روم میں بزی ہو گیا، جبکہ رباب اور کرت ان دونوں کو کمپنی دینے کے لیے رک گئیں۔ بڑی چھوٹ دے رکھی ہے تمہاری ماں نے، جو یوں غیروں کے گھر آ کر آرام سے رہ رہی ہو۔ آخر وہ اپنی نخوت کا اظہار کر ہی گئی۔ سمینہ، انیلا بہن اور یہ بچیاں کوئی غیر نہیں ہیں۔ فرحان کو بیوی کا انداز پسند نہیں آیا۔ کرت کے چہرے پر اڑنے والے رنگوں کو بھی وہ بخوبی بھاپ چکے تھے۔ مامی، اصل میں جب اپنے خون کے رشتے پرائے بن جاتے ہیں نا، تو پھر کسی میں تو ان رشتوں کا نیم البدل ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ آپ کو اصل میں خالص رشتوں کا اندازہ نہیں نا، ہم ایک دوسرے کے لیے غیر نہیں ہیں۔ رباب نے بڑے سبھاؤ سے انہیں آئینہ دکھایا۔ دیکھا، یہ ہے آپ کی بھانجی کی زبان، میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر آپ کو شوق تھا۔ جا کر پوچھتے ہیں کوئی کام تو نہیں؟ انہیں ہماری ضرورت نہیں، آپ کو ہی زیادہ رشتے نبھانے کا شوق ہے۔
मैं बाहर गाड़ी में हूँ, आना होगा तो आ जाइएगा। रुबाब के अल्फाज ने तो गोया उन्हें आग ही लगा दी। गुस्से में वहाँ से उठती, तनफन करती वो वहाँ से वॉकआउट कर चुकी थी। किरत तो सुन सी बैठी थी। उसके तो वहम गुमान में भी ये सब नहीं था जो कुछ वो कह गई थी। फरहान साहब उन दोनों से माजरत करते तेजी से उनके पीछे गए। माहौल में एकदम तनाव सा आ गया। आई एम सॉरी, रुबाब ने एक नज़र साकत बैठी किरत को देखकर कहा। दोनों एक ही सोफे पर साथ साथ बैठी थीं। आई एम सॉरी, मेरी वजह से वो आपसे खफा हो गई। खुद पर काबू पाते ज़ब्त के बावजूद उसके आंसू निकल आए। ऐसी तजलील तो उसकी कभी किसी ने नहीं की थी। अपनी गमाईगी का एहसास कुछ और भी ज़्यादा हुआ। रुबाब ने उसके गालों पर गिरने वाले आंसू देखते फ़ौरन अपने साथ लगाया। अरे खैरियत, ये रुखसती से पहले का सेशन शुरू हो गया है। तुम यहाँ मेरी बहन को रुलाने आई हो? वो ड्राइंग रूम से सिटिंग रूम में आया। मामू और मुमानी को मौजूद ना पाकर और उन दोनों को रोता देखकर वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला, मुझे वाकई यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक्सक्यूज़ मी। उसकी आवाज़ पर वो दोनों अलग हुईं, मगर फ़ाहम की मजाक में कही जाने वाली बात पर वो संजीदगी से जवाब देती दोनों से एक्सक्यूज़ करके सामने वाले कमरे की जानिब बढ़ी, जो रुबाब ने उसके लिए सेट करवा दिया था। इसे क्या हुआ? उसके अचानक से संजीदगी से उठकर जाने पर वह हैरान होता रुबाब की जानिब मुड़ा, जिसकी आंखें अभी भी नम थीं। उसने मनोमन समीना की बात बताई। सही कहा है उन्होंने, आने की ज़रूरत क्या थी उन्हें? सारी ज़िंदगी तो हमें पूछा नहीं, अब कौन से नंबर बनाने आ गई हैं? फुलिश। समीना की बातें सुनकर उसे भी शदीद अफसोस हुआ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं तुम्हारे लिए इसे आंटी से मांग लूँ। मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? रुबाब की बात पर वो महज एक नज़र उसे देख कर रह गया। अपना सिलसिला तो निपटाओ पहले। उसने पहली बार चिढ़े बगैर उसकी बात का जवाब दिया था। रुबाब को खुशकिन एहसास हुआ। मतलब तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? वो जो हमेशा उसकी बात को चुटकियों में उड़ाता था, आज बड़े आराम से ये सब सुन रहा था। वो आहिस्ता से चलता उसके साथ वहीं उसी जगह बैठ गया जहाँ आपसे कुछ देर पहले किरत बैठी थी। मैं हकीकत पसंद हूँ। शादी एक अहम रिश्ता है और इससे मैं कभी मुंह नहीं मोड़ सकता। हाँ, इस बेवकूफ़ के लिए जहन बनाने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए था, वो मैं ले चुका हूँ। आप अपनी शादी के बाद जब चाहें अनीला आंटी से बात कर लेना। आई हैव नो इश्यूज़। उसका हाथ मोहब्बत से थामे वो गोया उसे हैरत ज़दा कर रहा था। अपने माँ बाप के तल्ख रिश्ते के बाद उन्हें बहुत वक्त लगा था संभलने में, मगर नाना ने हमेशा उन्हें एक ही बात सिखाई थी कि रिश्ते बुरे नहीं होते, उन्हें निभाने वाले गलतियाँ करके उनका असल रूप मस्क कर देते हैं। हमारी तरजीहात रिश्तों के तकाज़ों और उनके असल रंग को बदल देती हैं। लोग तो वही होते हैं, बस आदतें और रिश्तों को समझने और निभाने के अंदाज फ़र्क होते हैं। उन्होंने हमेशा रुबाब और फ़ाहम को यही समझाया था कि अपने माँ बाप की बुरी मिसाल की वजह से उन्होंने शादी से मुंह नहीं मोड़ना। कभी कभी जो लोग पहले से ही नाकदरी का शिकार होते हैं, वो रिश्तों की कदर आम लोगों से कहीं बढ़कर करते हैं। इसीलिए जब रुबाब के कोलीग ने पसंदीदगी के साथ तरीके से उसे किसी महरम रिश्ते में बदलने की ख्वाहिश की, तो उसने बिला तरद्दुद मान लिया। जब रुबाब ने फ़ाहम से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो किरत को उसके लिए पसंद कर चुकी है, तब फ़ाहम को भी वक्त लगा वो उस रिश्ते के लिए खुद को तैयार करने में, मगर आज वो खुद उसे अंदिया दे रहा था कि इस ख्वाहिश को किसी हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी दोस्तों, आज की एपिसोड बस यहीं तक की थी। आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी, और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।